हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत। देखिए, जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है ठीक है, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। भाग एक जिसके अंतर्गत हमने व्यवसाय के आधार, अब दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं वित्त एवं उसके प्रकार। तो देखिए, व्यवसाय के आधार के अंतर्गत हमने व्यवसाय की प्रकृति, उद्देश्य, संगठन के स्वरूप, निजी, सार्वजनिक एवं वैश्विक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक सेवाएं, व्यवसाय का नवीनतम रूप और व्यवसाय का सामाजिक दायित्व और व्यवसायिक नीति शास्त्र का क्या किया, हमने अध्ययन किया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं अब वो है हमारा टॉपिक। अब हम उसके भाग 2 में आ चुके हैं और भाग 2 हमारा है वित्त एवं प्रकार, और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यावसायिक वित्त है क्या, उसकी प्रकृति, महत्व एवं उसके प्रकार क्या क्या हैं। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। अब ये व्यावसायिक वित्त के स्रोत क्या क्या है, इसका आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, वित्त व्यवसाय का क्या माना गया है, जीवन रक्त माना गया है, क्योंकि वर्तमान में जो संपूर्ण आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्रियाएं मुद्रा के आसपास क्या रहती है, घूमते रहती है, चक्कर लगाती रहती है। बिना वित्त के कोई भी व्यापार प्रारंभ करने की सोच भी नहीं सकता। वित्त मतलब समझते हैं आप, पूंजी, फाइनेंस, ये सब क्या कहलाता है आपका, रुपया, पैसा, ये क्या कहलाता है आपका, वित्त कहलाता है। ठीक है, जब तक किसी के पास पूंजी नहीं होगा वह व्यापार प्रारंभ करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अर्थात प्रत्येक व्यापार के लिए पूंजी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र भी क्या है, एक प्रकार का वित्त ही है। अर्थात समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य कौन करता है, वित्त ही करता है। ठीक है, अर्थात आधुनिक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था में वित्त का अभिप्राय मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराना है जब उसकी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो। अतः वित्त को व्यावसायिक सफलता की कुंजी कहा जाए तो अतिशयोक्ति, मतलब उसमें कोई गलत नहीं होगा। अर्थात वित्त को महत्व को प्रसिद्ध वाणिज्य शास्त्री व्हीलर ने भी कहा है कि वित्त संपूर्ण व्यावसायिक क्रिया को एक सूत्र में बांधने वाला क्या है, एक प्रकार का चमकीला धागा माना है। यह विपणन, क्रय, कार्मिक प्रबंधन संबंधित क्रियाओं को प्रभावित कर सीमित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका व्यावसायिक वित्त के प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन। अब आई होप समझ चुके होंगे कि वित्त है क्या। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या है वित्त की प्रकृति। तो देखिए, वित्त की प्रकृति क्या क्या है। तो व्यावसायिक वित्त की प्रकृति के अंतर्गत मुख्यतः वित्त की आवश्यकताओं व कार्यों को प्रकाश में डाला गया है। ठीक है, तो देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वित्त की प्रकृति के अंतर्गत वित्त की आवश्यकता, परिवर्तनीय आवश्यकता, उपलब्धता, उपयुक्त नियोजन और वित्त व्यावसायिक केंद्र है या नहीं, इसका क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं किसका, वित्त की आवश्यकता, नीड ऑफ फाइनेंस। ओके, तो देखिए, वर्तमान आधुनिक औद्योगिक एवं व्यापारिक परिवेश में वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना करना क्या है, बहुत ही व्यर्थ माना गया है। प्रत्येक व्यापार की स्थापना करने, उसको संचालित करने, उद्योगों में कच्ची सामग्री, ईंधन, भूमि, भवन, यंत्र, वेतन आदि के लिए वित्त की आवश्यकता हमें क्या होती है, पड़ती है। मतलब जैसे चाहे हम जब उद्योग प्रारंभ करते हैं तो हमें चाहे कच्ची सामग्री हो, चाहे वो ईंधन हो, भूमि हो, भवन हो या अंतर वेतन आदि, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वित्त की आवश्यकता होती ही होती है। अत्यधिक विकास होने एवं आधुनिक यंत्रों के उपयोग होने के कारण वित्त की आवश्यकता क्या हो गई है, बहुत ही बढ़ गई है। अब दूसरा है आपका परिवर्तनीय आवश्यकताएं। तो देखिए, परिवर्तनीय आवश्यकताएं बोला जा रहा है वो क्या है, तो व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता व्यापार के स्तर, सामग्री की मांग एवं पूर्ति में कमी एवं वृद्धि के अनुसार क्या होती है, गड़बड़ जाती है। तो पुरानी मशीनों के जगह नई मशीनों का प्रयोग, नवीन आविष्कार एवं जोखिम के कारण वित्त की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी वित्तीय आवश्यकताएं क्या हो गई है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक, अब तीसरा है आपका वित्त की प्रकृति के अंतर्गत ही उपलब्धता। ठीक है, अब ये उपलब्धता क्या है, तो देखिए, वित्त की मात्रा न केवल व्यवसाय की सामान्य आवश्यकताओं के कारण घटती बढ़ती है, अपितु बाजार की स्थिति के कारण भी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अर्थात व्यवस्थित पूंजी बाजार न होने से नए निवेशक पूंजी निवेश में संकोच करते हैं। तो वित्त का वास्तविक अर्थ उस मुद्रा से है जो आवश्यकता पड़ने पर क्या हो सके, हमें उपलब्ध हो सके।
अब आपका चौथा पॉइंट है इसी में प्रकृति के अंतर्गत ही उपयुक्त नियोजन। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए उसके लिए, उसका मैं आपको बताती हूँ। तो चाहे देखिए वित्त को यदि उचित योजना के साथ व्यय नहीं किया गया तब इसकी आवश्यकता एवं पूर्ति में कमी एवं वृद्धि होगी। अतः व्यावसायिक नियोजन व वित्त नियोजन व्यापार की अत्यधिक क्या है, आवश्यक है। तो व्यवसाय में उपलब्ध वित्त का उचित व कुशल उपयोग होने पर व्यावसायिक वित्त की समस्या को कुछ सीमा तक क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो वित्त के उचित उपयोग से व्यापार अधिक लाभ अर्जित करेगा और निवेशकों को अधिक बोनस व लाभांश भी मिलेगा। ठीक है। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट है आपका वित्त की प्रकृति के अंतर्गत ही वित्त क्या है, एक व्यावसायिक केंद्र है बोला जा रहा है, मतलब बिजनेस पॉइंट माना जाता है किसको, वित्त को। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए व्यापार में क्रय विक्रय, परिवहन, पारिश्रमिक, विज्ञापन आदि सभी के लिए वित्त क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो वित्त ही एक ऐसा साधन एवं माध्यम है जिसमें व्यापार की समस्त क्रियाएं बिना किसी संकोच के हम क्या कर सकते हैं, संपादित हो जाती है, अर्थात हम संपादित कर सकते हैं। तो वित्त के रहने पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वित्त व्यवसाय का क्या है, मेन मतलब मुख्य केंद्र बिंदु, मतलब उसको पॉइंट क्या किया गया है, माना गया है। इसके चारों ओर समस्त क्रियाएं क्या करती रहती है, घूमते रहती है। तो ये क्या हो गया आपके वित्त की प्रकृति, जिसके अंतर्गत मैंने मुख्य मुख्य बातों को आपको क्या किया है, अध्ययन कराया है। मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया, उसका प्रकृति भी बता दिया वित्त का ना। अब हम समझते हैं वित्त की आवश्यकता और महत्व हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता और महत्व को जितनी भी चर्चा करें उतनी ही हमारे लिए क्या होगी, कम होगी। क्योंकि वित्त की आवश्यकता के कारण ही उसका महत्व क्या है, बहुत ही अधिक है। तो वित्त के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है कि आधुनिक युग में वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक संसार क्या रहता है, घूमते रहता है। ठीक है। तो वित्त के बिना व्यापार की कल्पना करना मात्र स्वप्न देखने जैसा ही होगा। अर्थात वित्त वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग का आरंभ आधार क्या है, केवल स्तंभ है। तो वित्त व्यावसायिक जगत का क्या है, केंद्र बिंदु है। तो वित्त की आवश्यकता को हम देखिए इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला है आपका व्यवसाय की स्थापना हेतु, व्यवसाय के संचालन हेतु, व्यावसायिक विकास एवं विस्तार हेतु और अन्य वित्तीय कार्य हेतु। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं व्यवसाय की स्थापना हेतु। तो देखिए व्यवसाय का चयन, व्यवसाय की स्थापना पर प्रारंभिक व्यय, बाजार अनुसंधान, प्रारंभिक आकलन, कच्ची सामग्री का क्रय, भूमि भवन, मशीनरी का क्रय आदि के लिए वित्त की प्रारंभ से ही क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई भी उद्यम पर पास प्रचुर मात्रा में वित्त है अर्थात तब वह पूंजी प्रधान प्रयोग को चुन सकता है, जबकि कम पूंजी होने पर श्रम प्रधान उद्योग को चुनना क्या होगा। इस प्रकार व्यवसाय की स्थापना के समय उद्योगों के आकार एवं स्वभाव के चयन हेतु वित्त का क्या है, विशेष महत्व है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें आवश्यकता के अंतर्गत ही व्यवसाय संचालन हेतु। ठीक है। अब देखिए व्यवसाय के संचालन हेतु बोला जा रहा है तो व्यापार की स्थापना के पश्चात उसका संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वित्त की अहम भूमिका रहती है। इसकी स्थापना व्यय, पारिश्रमिक भुगतान, कारखाना एवं कार्यालय के व्यय पर क्रय, किराया, मरम्मत, क्रय, कमीशन, दलाली आदि हेतु काफ़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है आपका व्यावसायिक विकास एवं विस्तार हेतु। तो ये क्या है, तो देखिए प्रगतिशील समाज में व्यवसाय की प्रगति व उसका विस्तार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बिना आवश्यक होगा कि आवश्यकता अनुसार व्यापार का आधुनिकीकरण किया जाए। ठीक है। तो पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीनें स्थापित की जाए। इन सभी के लिए पर्याप्त वित्त की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। तो उद्योग विस्तार के लिए भवन का विस्तार आवश्यक है, अतः इस पर अत्यधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। तो इस प्रकार पर्याप्त वित्त रहने पर ही व्यापार का विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ नवीनीकरण हम क्या कर सकते हैं। ठीक। अब हमारा लास्ट पॉइंट है चौथा, इसकी आवश्यकता के अंतर्गत ही अन्य विविध कार्य हेतु। तो कौन कौन सा कार्य है, तो देखिए स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए तो जैसे आपका भूमि भवन, मशीन, संयंत्र, मशीन, फर्नीचर, प्रिंटिंग्स आदि के लिए। ठीक है। अचल संपत्ति के क्रय करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्यों है, तो स्टॉक, माल, वित्त, ख्याति, पेटेंट आदि के लिए। ठीक है। अब संगठन के रख रखाव पर वह बोला जा रहा है, तो वो क्या है, तो मरम्मत, बिजली शक्ति, कार्यालयीन व्यय, यात्रा विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि। और अन्य में आपको समझ सकते हैं क्या क्या आ सकता है, तो दलाली, कमीशन, ये सब। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका वित्त की आवश्यकता है। तो देखिए इन आवश्यकताओं के कारण ही व्यवसाय में वित्त का अत्यधिक महत्व है। और यह कहा जाए कि वित्त बिना व्यवसाय नहीं है तो क्या होगी, वो अतिशयोक्ति, मतलब इसमें कोई भी कहना गलत नहीं होगा। तो ये क्या समझा हमने, वित्त की आवश्यकता एवं उसके महत्व का हमने क्या किया, अध्ययन किया।
अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए वित्त की आवश्यकता हमने समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं व्यावसायिक वित्त के प्रकार। देखिए व्यावसायिक वित्त को कालावधि जिसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है उसके आधार पर वित्त को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है आपका दीर्घावधि वित्त, दूसरा आपका अल्पावधि वित्त और तीसरा है आपका मध्यावधि वित्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? दीर्घावधि वित्त को। तो दीर्घावधि वित्त होता है क्या? देखिए इसकी आवश्यकता स्थायी परिसंपत्ति अर्थात नमी, भवन, संयंत्र और मशीनों में निवेश हेतु तथा विस्तार कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु होती है। ठीक है, और दीर्घावधि निधियां दीर्घावधि हेतु एकत्र की जाती है। जैसे आपका क्या हो सकता है? तो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ये निधियां सामान्यतः स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश की जाती है। ठीक है, अब दीर्घावधि वित्त के स्रोत क्या क्या है? तो अंशधारी हो सकते हैं, आपके ऋण पत्रधारी भी हो सकते हैं। ठीक है, वित्तीय संसाधन तथा उसके प्रतिधारित आय भी हो सकते हैं। अब देखिए दीर्घावधि वित्त की अपेक्षित राशि व्यवसाय के प्रकार तथा अपेक्षित स्थायी परिसंपत्तियों पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे कोई बड़ी स्टील, सीमेंट या केमिकल्स फैक्ट्री की दशा में भवन, मशीनरी तथा उपकरणों में भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो कपड़े बनाने वाली छोटी फैक्ट्री या इलेक्ट्रिकल वस्तुओं को रिपेयर करने वाले छोटे वर्कशॉप की दशा में स्थायी परिसंपत्तियों में कम निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए इसी में दूसरा प्रकार में चलते हैं। अब क्या आपका पहला हमने समझ लिया क्या? दीर्घावधि वित्त। अब दूसरा समझते हैं हम किसको? अल्पावधि मध्यावधि। ठीक है, मध्यावधि को पहले समझते हैं। तो देखिए इसकी आवश्यकता प्रौद्योगिकी की उन्नयन, नए उत्पाद के प्रवेश, कार्यशाली पूंजी में निवेश हेतु तथा ऋण पत्रों के भुगतान हेतु होती है। यह 1 से 5 तथा 10 वर्षों की अवधि हेतु एकत्रित की जाती है। अब देखिए इसके स्रोत क्या क्या है? तो इसके स्रोत हैं आपके ऋण पत्र, वित्तीय साधन और सार्वजनिक जमा निक्षेप और वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, अब देखिए मध्यावधि निधियों की आवश्यकता प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, नए उत्पाद के प्रवेश या विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन में निवेश करने की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। इस निवेश से उत्पन्न की गई अतिरिक्त आय का उपयोग मध्यावधि पूंजी के भुगतान करने में किया जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका पॉइंट आता है अब क्या? अल्पावधि वित्त। तो अल्पावधि के अंतर्गत देखिए अल्प मतलब कुछ समय के लिए, अल्प मतलब कुछ थोड़े समय के लिए जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता कार्यशील पूंजी की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाता है। और इसकी अवधि कितने महीने की होती है? 12 महीने या 12 महीने से कम भी हो जाती है ना। और इसके स्रोत क्या क्या है? तो आपका है सार्वजनिक जमा निक्षेप, व्यापारिक उधार, वाणिज्यिक बैंक, ग्राहक अग्रिम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिए अल्पावधि निधियों की आवश्यकता व्यवसाय संचालन, रख रखाव, कच्चा माल क्रय करने, मजदूरी तथा वेतन, पानी, बिजली, किराया, कर आदि के भुगतान के लिए होती है। ठीक है, तो ये क्या समझा हमने? व्यावसायिक वित्त के प्रकार, जिसके अंतर्गत मैंने आपके 3 प्रकार के प्रकारों को बताया है, दीर्घावधि, मध्यावधि और अल्पावधि। ये पढ़ लिया हमने वित्त के प्रकार। अब हम समझते हैं वित्त के स्रोत। ठीक है, तो देखिए वित्त के विभिन्न स्रोतों दो क्रमशः स्वामियों या निधियों द्वारा और उधार ली गई निधियों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा? स्वामियों की निधियों द्वारा और उधार ली गई निधियों द्वारा। तो देखिए स्वामियों की निधियों में अंशधारियों द्वारा दी गई पूंजी तथा व्यवसाय में पुनर्निवेशित लाभ का समावेश होता है। उधार ली गई निधियों में ऋण पत्रों का निर्गमन, सार्वजनिक जमा निक्षेपों, बैंकों से ऋण व उधार, वित्तीय संस्थाओं आदि से जुटाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए वित्त के स्रोतों को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? मैंने अभी आपको बताया, स्वामियों की निधियां और उधार ली गई निधियां। उसी प्रकार से स्वामियों की निधियों को भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। वो है आपका समतांश, पूर्वाधिकारांश और प्रतिधारित आय। और उधार ली गई निधियों को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया। वो है आपका ऋण पत्र, वित्तीय संसाधन, बैंक और सार्वजनिक जमा या फिर जन निक्षेप। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? स्वामियों की निधियां। तो देखिए स्वामित्व पूंजी का आशय स्वामियों द्वारा निधियों का तथा व्यवसाय में पुनर्निवेशित लाभों से है। ठीक है, यह कंपनी की स्थायी पूंजी का स्रोत है या व्यवसाय जोखिम पूंजी की व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए स्वामियों या अंशधारियों का व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका बोला जा रहा है उधार ली गई निधियां। तो देखिए ये निधियां जनता, बैंकों तथा वित्तीय साधनों से ऋण एवं उधार के रूप में एकत्रित की जाती है। और उधार ली गई पूंजी को ऋण पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋण पूंजी स्रोत में ऋण पत्र, सार्वजनिक जमा निक्षेप, बैंक आदि का समावेश होता है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो उधार ली गई निधियां व्यवसाय की अल्पकालीन पूंजी के स्रोत हैं। निधियां विभिन्न कालावधि के लिए उधार ली जाती है। ठीक है, और ऋणदाताओं का व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं होता।
और उधार ली गई पूंजी पर ब्याज नियमित अंतरालों पर अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या था? वित्त, व्यावसायिक वित्त के स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा वित्त का अर्थ, उसकी आवश्यकता, प्रकृति, उसके प्रकार एवं उसके स्रोतों का हमने क्या किया है? अध्ययन किया है।